Panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज मैं आप लोगों की क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करा रही हूँ। हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे क्लास 10th का साइंस का पहला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री पोर्शन से है, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। सो आप लोग को एक काम करना है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताइए कि आप किस तरीके से चाहते हो कि हम क्लास 10th की साइंस को कवर करें। जैसे मैंने क्लास 9th की साइंस कवर स्टार्ट करा दी है, यानी कि फर्स्ट बायोलॉजी, देन केमिस्ट्री, देन फिजिक्स, देन अगेन बायोलॉजी। अगर इस तरीके से चाहते हो तो मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी, और अगर आप चाहते हो कि नहीं पहले पूरा केमिस्ट्री का पोर्शन करा दीजिए, उसके बाद पूरा फिजिक्स का करा देना, देन बायोलॉजी का, तो वैसे भी करा दूंगी। बट प्लीज कमेंट सेक्शन में लिंक जरूर कमेंट जरूर छोड़ के जाना, नहीं तो फिर जैसा मुझे ठीक लगेगा मैं वैसा ही करने वाली हूँ, ठीक है। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आप लोगों को पता है हम लोगों ने खा लिया है कसम कि हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th का सिलेबस पूरा का पूरा इसी चैनल पे कराएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सब कुछ, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं आज का चैप्टर, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग को बात करनी है केमिकल रिएक्शन की। सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? बेसिकली जो केमिकल रिएक्शन होती है ना, उसमें ज्यादा कुछ नहीं समझना है आपको, बस इतनी चीज समझनी है कि कुछ स्टार्टिंग में हमारे पास 2-3 आइटम थे, उनसे मिलके एक नया तीसरा आइटम बन गया, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसी चीज है कि रिएक्टेंट्स जो थे, रिएक्शन के जो पहले जो 2-3 प्रोडक्ट्स थे उनको हमने मिला के रिएक्शन करवा के एक तीसरे प्रोडक्ट में फॉर्म कर लिया है। सो इफ आई टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, सो केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन RX for reaction, ठीक है, RX for reaction is a process in which reactant reacts to form a new substance called product। ठीक है। सो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट बनाता है, जिसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। सो आप लोगों को बस इतना ही ध्यान रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए अबाउट केमिकल रिएक्शन, वो ये होता है कि जो एटम्स होते हैं ना, उसके जो एलिमेंट होता है, उसके जो एटम्स होते हैं वो चेंज होके कोई नया एलिमेंट नहीं बनाते, बल्कि उनकी ना रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। सो आपको ये पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है। Atoms of an element do not change into a new element, but only the rearrangement of atom take place। ठीक है, ये चीज हो गई। अब बारी आती है कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस की, कुछ एक टर्म्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस वाले टर्म की, जिसे हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। उसके बाद हम एक और टर्म की बात करेंगे जिसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ दैट व्हाट इज अ रिएक्टेंट एंड व्हाट इज अ प्रोडक्ट। देखो, जितने भी सब्सटेंस होते हैं ना, जो रिएक्शन के इस साइड लिखे जाते हैं, सपोज इट्स अ रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन है, तो जितने भी सब्सटेंस रिएक्शन के इस साइड लिखे जाते हैं, यानी कि ऑन योर, ठीक है, इस साइड लिखे जाएंगे, तो उन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। ये ही वो सब्सटेंस है जो रिएक्ट होके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट, एक मिनट, लेट मी चेंज द मार्कर। The substance which take part in reaction,
ठीक है। और प्रोडक्ट क्या होता है, जब रिएक्टेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं एक नया रिजल्ट फॉर्म कर देता है, हम उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। सो व्हाट इज अ प्रोडक्ट? व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। सो इट इज अ न्यू सब्सटेंस produced as a result of a chemical reaction. ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब मैं आपको एक इक्वेशन देती हूँ एंड यू हैव टू गेस कि कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा प्रोडक्ट है। एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी हम लोग इक्वेशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले सपोज हम लोग यहाँ पे है NH3 + HCl, ठीक है। ये एक प्रोडक्ट बनाने वाला है, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? NH4। सो बेसिकली जो हमारा अमोनिया है वो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके हमारे एक और नया प्रोडक्ट बनाते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखनी है कि जो ये NH3 + HCl है ये हमारा जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल्स में लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने इस इक्वेशन से जो है वो एग्जाम्पल्स उठाए हैं। सपोज इस वाली इक्वेशन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है? NH3 है और HCl है। और इसी वाली रिएक्शन के कंपैरिजन में इफ आई टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ प्रोडक्ट तो वो होगा हमारा NH4Cl, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। सो इतना ही आपको पता होना चाहिए। चलो ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। पेट, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे लेते हैं। चलो वो छोटा सा एग्जांपल क्या हो सकता है? वाटर का ले लेते हैं। H2 + ½ O2 क्या बनाएगा हमारा? H2O। रिएक्टेंट हो गए ये दो। एक मिनट। तो ये दोनों है हमारे रिएक्टेंट एंड ये हमारा है प्रोडक्ट। दिस इज द डिफरेंस। यही चीज़ होती है कि जो एरो के इस साइड चीज़ें लिखी जाएंगी वो होती है हमारे रिएक्टेंट और जो एरो के उधर में लगता है वो होता है प्रोडक्ट। सो फटाफट से नोट कर लीजिए। सो लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, यानी कि ये एक ऐसा लॉ है जो कि बताने वाला है कि कैसे एक पर्टिकुलर रिएक्शन में मास अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, रिएक्शन चाहे कोई भी हो, जो उसका मास होता है वो कभी चेंज नहीं होता। व्हाट इट्स मीन? मैटर कैन नाइदर क्रिएटेड बी इन अ रिएक्शन एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और मैटर क्या होता है? एक ऐसी सब्सटेंस जो कि अपना स्पेस ऑक्यूपाई करती है और उसका एक खुद का वेट होता है, यानी कि मास होता है। सो व्हाट वी हैव टू राइट अबाउट द लॉ? सो law of conservation of mass states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction. It states that matter can neither be created nor destroyed in an chemical reaction. In a chemical reaction. समझ गए? यानी कि ये जो लॉ है ये चीज स्टेट करता है, ये चीजें बोलता है कि जो मैटर है वो ना तो हम एक रिएक्शन में बना सकते हैं और ना ही उसका जो रिएक्टेंट है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो व्हाट इट क्लियरली स्टेट्स दैट टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट is equals to total mass of product, ठीक है। तो ये तो हो गई बात, हमने एज इट इज मतलब शॉर्ट में चिपका दी चीज़, बट एग्जामिनेशन सेंटर में पूरा लंबी चौड़ी गाथा है जिन स्टूडेंट्स को लिखनी होती है उनके लिए। सो
It means the total mass of reactant will always equal to the total mass of product. ठीक है, समझ में आ गई। अब बारी आ जाती है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में सपोज हाँ रिएक्शन ले लिया H2 हाफ H2। लेट्स टेक हमने इस प्रोडक्ट का सॉरी रिएक्टेंट का जो मास ले लिया हमने x, तो जो प्रोडक्ट का मास है ना वो सपोज हम मास होगा वो इक्वल होगा, यानी कि x जो है वो y के इक्वल होगा। समझ में आ गई। x अगर कोई रिएक्टेंट है उसका मास x है तो उसके प्रोडक्ट का मास जो है वो भी हमारे रिएक्टेंट के मास के इक्वल होगा। सो यही है जो हमारा लॉज ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास बोलता है। एक बारी जो है हम लोग रिवाइज करते हैं। तो laws of conservation of mass states that matter can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, उसके बाद जो total mass of reactant is always equal, total mass of reactant is always equal to mass total mass of product। और पूरी की पूरी मैंने थ्योरी लिख दी यहाँ पे। इट्स मीन दैट total mass of reactant will always equals to the total mass of product। और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है ये एग्जाम्पल। अगर प्रोडक्ट का मास x है तो अगर रिएक्टेंट का मास x है तो उसके जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी आफ्टर रिएक्शन उसका मास भी सेम रहने वाला है। नाउ क्विकली राइट डाउन द नोट्स। अब हम लोग बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हुए हमें दिखती हैं, यानी कि विजिबल होती हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं सिर्फ रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के अलावा। सो टोटल ना हम लोग 5 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो होगा हमारा चेंज इन टेम्परेचर। जो दूसरी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे वो होगी हमारी चेंज इन स्टेट। थर्ड चीज चेंज color। Fourth is evolution of gas। And fifth, formation of PPT। ठीक है यानी कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो ये पांचों के पांचों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो है शो कराती है। अब वन बाय वन हम लोग बात करेंगे। तो देखो भाई, चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? चेंज इन टेम्परेचर कब शो होता है? जब कोई भी एक पर्टिकुलर रिएक्शन है वो परफॉर्म होने के बाद, यानी कि जो प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर था और जो रिएक्टेंट का टेम्परेचर है उन दोनों में अगर कोई डिफरेंस है तो सबसे पहली चीज़ है आपको इसके बारे में 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक मिनट, लेट मी टेक द मार्कर्स। हाँ, सो चेंज इन टेम्परेचर में जो सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो होती है कि रिएक्शन जो होती है ना, ड्यूरिंग अ रिएक्शन टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, अब आपको 2 टर्म्स पता होनी चाहिए। वो 2 टर्म्स आती हैं। सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए एक्सोथर्मिक, और जो दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वो होती है एंडोथर्मिक। ठीक है, अब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में आप लोग को क्या पता होना चाहिए? बस इतना ही याद रखना है आपको कि जो एक्सोथर्मिक है उसमें हीट रिलीज होती है और जो एंडोथर्मिक है उसमें हीट अब्सॉर्ब होती है। ठीक
यानी कि वो रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है उसे हम एक्सोथर्मिक बोलते हैं, और वो रिएक्शन जिसमें हीट अब्सॉर्ब होती है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज देखो Zn प्लस H2SO4, ठीक है, ये तो है हमारा रिएक्टेंट, R मीन्स है रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये रिएक्टेंट था, इसे जब हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमारे प्रोडक्ट में तो बनता है ZnSO4 प्लस H2, ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब ये चीज नोटिस हुई कि इस जो रिएक्टेंट था इसके अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो लेस था, बट प्रोडक्ट का जो टेम्परेचर था वो हल्का सा जो है इंक्रीज हो गया, यानी कि जिस बिकर में ये रिएक्शन परफॉर्म हुई थी वो जो फ्लास्क था वो हॉट हो गया। ठीक है, सो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि जब भी एक रिएक्शन है उसके अगर टेम्परेचर में कोई चेंज आता है तो हम लोग ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं। Now we are going to talk about change in state. So change in state में क्या होता है? देखो बेसिकली जो है हम लोग जहाँ पे बात करेंगे वो होती है स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी रिएक्शन और कोई भी रिएक्टेंट है तो वो इन तीनों चीजों में कन्वर्ट हो सकता है। सो स्टेट of matter can be changed during reaction from solid to liquid and to gas। इसका मतलब है अगर कोई कंपोनेंट सॉलिड है, ठीक है, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। वहीं अगर कोई कंपाउंड का जो कंपाउंड है वो लिक्विड है तो गैस सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है, अगर कोई गैस है तो सॉलिड और लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि रिएक्शन के ड्यूरिंग द रिएक्शन जो इंटरचेंजेस होती है, सो वो इंटरचेंजिंग जो होती है वो उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन हमारा स्टेट। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सबसे पहली चीज जो हम लोग बात करेंगे, ओके लेट मी चेंज द मार्कर। देखो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास MgO है, ठीक है, ये सॉलिड होता है, बट जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है इन Mg प्लस O। अब ये Mg जो है ये तो सॉलिड ही है, बट जो O निकला है ना, यानी कि जो ऑक्सीजन बाहर निकला है ये तो हमारी गैस है। अब देख रहे हो ना कि जो सॉलिड था वो टूट के एक सॉलिड प्रोडक्ट बनाया और एक गैस का प्रोडक्ट बनाया। सो इसे ही हम बोलते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल, अच्छा ठीक है, H2SO4 प्लस हम Zn में, मतलब कि H2SO4 एक रिएक्टेंट है और उसके हमने जो है रिएक्शन करवाई है Zn से, और जो H2SO4 है ये हमारा लिक्विड है और जो Zn है ये हमारा सॉलिड है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ZnSO4 की, ये सेम यही रिएक्शन है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ZnSO4 की, एक मिनट यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, ठीक। तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी ZnSO4 प्लस H2, सो गैस है ये, यानी कि H2 इवॉल्व आउट होगा। इट्स सेम एग्जांपल इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो ये चीज हो गई स्टेट चेंज, यानी कि कोई चीज लिक्विड और सॉलिड थी, ठीक है, बट वो कन्वर्ट हो गई है किसमें, गैस में। अब बारी आती है अगली, अब हम लोग बात करें चेंज इन कलर की। सो चेंज इन कलर में बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस है उसका कोई एक पर्टिकुलर कलर है वो चेंज होकर दूसरे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। कोई चीज़ ब्लू है तो वो पिंक हो जाएगी, कोई चीज़ पर्पल है तो कलरलेस हो जाती है, बहुत अलग अलग टाइप के चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं चेंज इन कलर में। सो पहले हम लोग कुछ लिख लेते हैं अबाउट चेंज इन कलर। ड्यूरिंग रिएक्शन ओके, एक मिनट, थोड़ा सा इजी लैंग्वेज लिखेंगे हम।
ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन change in color is also absorbed. ठीक है, यानी कि एक रिएक्शन होती है तो उसमें चेंज इन कलर भी होता है। अब हम लोग कुछ ना उनके एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद स्पेस नहीं है तो एक बारी मैं ना चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट है उसे क्लियर करके आप लोगों के लिए जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस और फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रस्ट का, रस्टिंग। तो रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग होती है जंग लगना। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि जितने भी पुराने आयरन के चीज़ें होती है इन पे ना रस्ट लग जाता है। ठीक है, अगर हम लोग उन पे पेंट नहीं करते तो पानी और धूप की वजह से उन पे आता है रस्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। रस्टिंग में क्या होगा? देखो, एक तो हो गया आपकी आयरन, दूसरी हो गया आपकी ऑक्सीजन, और तीसरा रिएक्टेंट आपका होगा H2। ठीक, H2O। अब ये लोग एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन कराएंगे जिसे हम लोग बोलते हैं रस्ट। ठीक है, यानी कि आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर एक दूसरे के साथ नेचुरल एनवायरनमेंट में जो रिएक्शन करता है उसके बाद जो है रस्टिंग फॉर्मेशन होती है। और इस रस्ट का जो फॉर्मूला है वो होता है Fe2O3.XH2। ठीक है, अब ये x मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? इट इज टोटली गोइंग टू डिपेंड कि आपने यहाँ पे किसके कितने मोल्स लिए हैं। ठीक है, अब ये हो गई हमारी आयरन रस्ट। ठीक है, एक मिनट अच्छे से लिखते हैं। ये है हमारा आयरन, ये है ऑक्सीजन एंड दिस इज वाटर। या तो ये हुआ भाई हमारा सबसे पहला प्रोसेस रस्टिंग का। अब एक बारी एक थ्योरी का पॉइंट लिख लेते हैं हम लोग। इसी पॉइंट को हम थ्योरी में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट on a black nail. Nail here means कील। ठीक है, उंगली का नाखून नहीं होता नेल। नेल हेयर, हम जिस नेल की बात करें वो हमारा जो है कील की बात हो रही है। सो जो नेल है ना, बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ आयरन, Fe से बना है। ठीक है, और ये रस्ट का कलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रस्ट का कलर आपको पता होना चाहिए, रेडिश ब्राउन। ठीक है, सो ब्लैक कलर की जो है कील थी उसका कलर चेंज होकर हो गया रेडिश ब्राउन। ठीक है, सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। स्पेस तो बिल्कुल ही नहीं बचा, सो एक बार फटाफट से नोट कर लीजिए, देन हम लोग बाकी बचे हुए एग्जांपल्स की बात करेंगे चेंज इन कलर के। कि जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है ना, जब भी वो आयरन के कांटेक्ट में आता है तो जो उसका कलर है वो पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो लेट मी राइट डाउन द रिएक्शन विद डिफरेंट टाइप ऑफ मार्कर्स। सो होता क्या है, आयरन जो है जब वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के टच में आती है, क्या ये कॉपर आयरन का आप सबको पता चल गया, मैं बस ये लिख देती हूँ कि ये क्या है। सो जब ये वाली रिएक्शन परफॉर्म होती है ना, तो जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो होती है हमारी FeSO4 प्लस C। ठीक है, अब बारी आती है कि मैम आपने रिएक्शन तो लिखवा दी बट कलर का चेंज कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ? सो ये वाला जो प्रोडक्ट था ना, ये था हमारा ब्लू कलर का, और ये कन्वर्ट किस में हो गया? ग्रीन कलर में, पेल ग्रीन। ठीक है, यानी कि
अगर आपके पास कोई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, अगर आप उसमें एक लोहे की नेल जो है वो डिप कर दोगे तो जो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो पेल ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। अब बारी आती है एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। हम लोग लेते हैं एग्जांपल पोटेशियम पर मैग्नेट का। सो देखो, वेट, हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये नंबर 3 वाला एग्जांपल हो जाएगा, ये सेकंड वाला एग्जांपल था। देखो, पोटेशियम पर मैग्नेट थी। ओके, यहाँ लिखते हैं। तो जो ये पोटेशियम पर मैग्नेट थी ना, हम लोगों ने इसकी रिएक्शन किससे करवाई? हम लोगों ने इसकी रिएक्शन कराई सिट्रिक एसिड से। नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड क्या होता है? बहुत लोगों को पता होगा, 9th पास आउट करके आए हो आप लोग, सो पता होना चाहिए। तो नेचुरल सोर्स ऑफ सिट्रिक एसिड नींबू हो गया, ठीक है, ऑरेंज हो गया, तो ये सारी चीजें होती है। सिट्रिक एसिड नेचुरल सोर्स होती है हमारी सिट्रिक एसिड की। सो क्या होता है ना, ये जो पोटेशियम पर मैग्नेट था ना, इसका कलर जो है नेचुरली पर्पल होता है। अभी हम लोग जब इसकी मिक्सिंग कर रहे हैं तो हम लोग को जो चेंज देखने को मिलेगा वो हम लोगों को क्या बताता है कि जो इसका कलर है वो चेंज हो जाएगा इनटू वेरी कलरलेस सब्सटेंस। ठीक है, सो हम यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज करते हैं MnO4। ठीक है, ये होता है हमारा पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक है, अब ये जो है फॉर्मेशन हो गई इसकी, और रिएक्शन होने के बाद जो है दो अलग एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई है जो कि कलरलेस प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, समझ गए? तो ये सारे थे कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे सेकंड लास्ट की, जो है कि है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। देखो, अब कोई भी एक रिएक्शन होती है, पर्टिकुलर रिएक्शन, अगर उसमें से गैस बाहर निकलती है तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक मानते हैं, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ गैस में ना ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ है हम लोग लिख लेते हैं एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट। देखिए, ड्यूरिंग सम रिएक्शंस okay, during some reaction some amount of gas evolved out। ठीक है, so this particular characteristics is known as evolution of गैस। अभी इसका एग्जाम्पल की बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके जो कोई भी फ्यूल जलाते हैं, जैसे गांव में चूल्हे पे रोटी बनाते हैं तो जो धुआं निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है बेसिकली, वो हमारी गैसेस होते हैं डिफरेंट टाइप्स की। सो ऐसे ही जब हम लोग कोई भी रिएक्शन होती है, जब उसमें से कोई एक पर्टिकुलर गैस बाहर निकलती है तो वो होता है। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, चेंज द मार्कर। एक तो ये सारा दिन में से मार्कर ही गिरते रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं Zn plus Cl2 HCl। ठीक है, Zn plus HCl होगा तो हमारा क्या बन जाएगा, ZnCl plus H2। समझ रहे हो? तो ये H क्या है, ये हाइड्रोजन है, यानी कि गैस है, तो ये हो जाएगी इवॉल्व आउट। जब भी कोई गैस जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होती है तो हम हमेशा ये एरो शो कराते हैं। ये किस चीज का एरो है, ये है इवोल्यूशन ऑफ गैस का, यानी कि जो गैस है ये इवेपोरेट होके बाहर निकल गई है रिएक्शन से। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया था आपको, बर्निंग ऑफ फ्यूल, evolved out CO2 and other gases। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट चीज जो कि है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। ठीक है, सो फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी के बाद जो है आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। सो एक बारी जस्ट नोट कर लीजिए आप लोग, चेंज इन कलर, देन मैं यहीं पे समझा दूंगी आपको फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। हो गया, मिटा दूं? सो देखो, फॉर्मेशन ऑफ, देखो भाई, जो ये फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का कॉन्सेप्ट है भाई, ये समझाया जा रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है, सो देखो, सबसे पहले आपको समझना होगा ये पीपीटी होता क्या है।
ये ना एक इनसॉल्युबल सा सब्सटेंस है जो कि फॉर्मेशन होती है उसकी रिएक्शन के टाइम पे. सो इट इज बेसिकली अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ठीक है, क्योंकि अगर सॉल्युबल होता तो रिएक्शन के साथ मिक्स ही हो जाता ना, बट ये इनसॉल्युबल होता है. दूसरी चीज अब आपको क्या ध्यान रखनी है कि इसकी फॉर्मेशन होती है. कब होती है इसकी फॉर्मेशन? इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड और सेपरेट. ओके, फॉर्म ही लिख लेते हैं. फॉर्म्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन. ठीक है, ये सॉलिड टाइप्स का कोई सब्सटेंस बनके जो है हमारा केमिकल रिएक्शन में फॉर्मेशन दिखाता है. अब बारी आ जाती है कि हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड दैट्स ऑल. आज का लेक्चर फिर यहीं पे खत्म हो जाएगा. सो लेट मी चेंज द मार्कर. सो लेट्स टेक द एग्जांपल. देखो, सबसे पहली बात हम यहाँ पे ले रहे हैं एग्जांपल. इज इट विजिबल? हाँ, एग्जांपल में आता है हमारा KI प्लस PbNO3 whole 2 and what is it is going to give? It is going to give PbI2 जो कि PPT है हमारी. ठीक है, PPT मतलब प्रेसिपिटेट, और जो बचा हुआ प्रोडक्ट है वो है हमारा KNO3. ठीक है, अब मुझे एक बात बता दीजिए कि किसी को क्या इस रिएक्शन का जो ये रिएक्शन है इसमें जो PPT फॉर्मेशन हुई है इसका कलर पता है? इसका कलर है येलो. ठीक है, सो दैट्स ऑल. आज का लेक्चर बस इतना ही था. सॉरी, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर कर लिया. हमने बात की केमिकल रिएक्शंस की, फिर हम लोगों ने बात की क्या क्या प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स और क्या होते हैं प्रोडक्ट्स. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने जिस चीज़ की बात की जो थी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एंड देन एट लास्ट हम लोगों ने बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी चेंज इन टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है रिएक्शन के समय पे चेंज हो जाता है, या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और कभी कभी सेम भी रहता है. उसके बाद आती है चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक लिक्विड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते वो गैस में कन्वर्ट हो गया या फिर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो. ठीक है, तो चेंज इन कलर में हम लोगों ने देखा था कि जैसे रस्टिंग होती है, मतलब कि एक ब्लैक कलर की आयरन नेल थी, उस पे वो ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के बाद आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उस पे ना एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर से आ गई जिसे हम लोग रस्ट बोलते हैं. उस बाद इवोल्यूशन ऑफ गैस में हम लोगों ने क्या बात की थी कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना तो उस रिएक्शन के टाइम पे एक पर्टिकुलर गैस जो है वो इवॉल्व आउट हो जाती है. और ये गैस का एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल में लिया था कि जब हम जिंक की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोराइक एसिड से तो वो हमारा ZnCl2 के साथ H2O गैस रिलीज आउट करता है. और ये एक दूसरा एग्जांपल था जो बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज होता है, दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल इवॉल्व्ड CO2 एंड अदर गैसेस. और ये गैसेस जो होती है ये हार्मफुल होती हैं हमारी हेल्थ के लिए. आफ्टर इट हम लोगों ने बात की थी फॉर्मेशन ऑफ PPT. PPT हियर मींस प्रेसिपिटेट. तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट होता है एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस. ठीक है, और ये सॉलिड होता है, सॉलिड इन नेचर. तो एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्युबल नहीं होता. ठीक है, इनसॉल्युबल होता है. इसकी फॉर्मेशन कब होती है? ड्यूरिंग अ रिएक्शन. और ये मैंने एक बहुत सिंपल सा रिएक्शन एग्जांपल आपको दे दिया था कि जब हम लोग ये पर्टिकुलर रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, यानी कि KI प्लस PbNO3 होल 2 की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है PbI2 विच इज अ येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट. ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर कोई भी इशू है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोगों को क्या करना है, इस लेक्चर को या तो आप दोबारा देख लीजिए, बुक से कंसल्ट कीजिए, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ेगा कि हमें ये पर्टिकुलर पोर्शन जो है समझ नहीं आया है. या तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगी, और अगर बहुत सारे डाउट्स होंगे तो हम लोग एक सेपरेट लेक्चर जरूर लेके आएंगे. इसके अलावा अगर आप लोग बी एक्सपर्ट पे नए हो तो बी एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है. ठीक है, क्लास 9th के ऑलरेडी हम लोग अप्रॉक्स 1.5 लेक्चर खत्म कर चुके हैं. तो ऐसे ही आपको बने रहना इसी पेस के साथ, इसी स्पीड के साथ, और हम बहुत जल्दी क्लास 9th एंड क्लास 10th का जो सिलेबस वो पूरा कंप्लीट करा देंगे. ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी, सब कुछ समझ में आ गया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में जरूर शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स को भी लॉकडाउन में एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके.
ठीक है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और मैं आपको अपना जो लेक्चर प्लान है वो बहुत जल्दी दे दूंगी, क्योंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि किस डे पे क्या पढ़ाना बेस्ट है। अगर आप लोगों के पास कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ना कि आप लोग किस दिन क्या पढ़ना चाहते हो, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे पॉजिटिव, डू नॉट ट्रबल योर पेरेंट्स एंड थैंक यू।